अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी प्रीवियस ईयर मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन के पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 इससे पहले कराया गया था। बहुत अच्छे सवाल कराए गए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन से, इसलिए आज का वीडियो भी देखिए। आधुनिक भारत के वे सवाल हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आपको समझना ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखने वालों को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही। यहाँ सिर्फ सिखाने के लिए करा जाता है। ये देखें, नॉन सब्सक्राइबर लोग हमारे वीडियो को कुछ ज़्यादा देख रहे हैं सब्सक्राइबर की तुलना में। आखिर क्या कमी है, कुछ तो बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हम सिर्फ आंसर की नोटिफिकेशन और सिलेबस बताने के लिए नहीं हैं। हम तो आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ सिखाने की कोशिश भी करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसलिए पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आइए देखें आज का सवाल। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें पहला सवाल। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? स्वराज दल गठित हुआ था 1923 में। उसके पहले जो है असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में चालू हुआ है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही। इसलिए असहयोग आंदोलन के बाद चालू हुआ स्वराज आंदोलन। इसलिए ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, पूरी बातों को समझाएंगे। बार बार सवाल बनता है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जरूर ध्यान रखिएगा, इन पर सवाल बार बार बनता है। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बातों को समझ लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? ये देखिए सवाल आ ही गया। सवाल भी बीपीएससी में बार बार पूछता भी है, हर तरह के एग्जाम में भी पूछता है। स्वराज दल की स्थापना में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का हाथ है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2 बार सवाल बना है बीपीएससी में, 2011 और 65 बीपीएससी 2019 में। ये सवाल बार बार बनता है और सवाल रिपीट भी होते हैं। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बीपीएससी में 64 बीपीएससी में ये सवाल बना था। इसका सही जवाब है बिहार। अपना बिहार में ही ये हुआ था। अभी तो शराबबंदी लगाया गया है नीतीश कुमार जी द्वारा। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत अच्छे थे। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का? क्योंकि उस असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो है ये हुआ था। इसलिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है इसका कारण था। बातों को समझिएगा और डेट वाइज चलिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए समझ लीजिए एक बार। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था तब। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल।
बहुत अच्छा सवाल आ गया। ये सवाल तो हर तरह बीपीएससी में रहता ही है हर साल। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार बीपीएससी के एग्जाम में सवाल बार बार रहता है। बिहार में 2 ही अधिवेशन हुए हैं, एक बांकीपुर पटना में और 1922 गया में। 1922 गया में इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इसमें ही कुछ विवाद होने के बाद चित्तरंजन दास ने अपनी पार्टी बनाई स्वराज दल। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा और ये दिखाएं पूरा डिटेल में। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अधिवेशन में परिषद काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। बातों को ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता है किस कारण विवाद हुआ था चित्तरंजन दास का। परिषद काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि चित्तरंजन दास परिषद काउंसिल में प्रवेश लेने के पक्ष में थे। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। बातों को समझिएगा, सवाल बार बार बनता है। आइए देखें अगला सवाल। अतः सदा सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बहुत अच्छा सवाल है, 64 बीपीएससी में पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद में से ये कहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आप फिर से एक बार देख लीजिए, सवाल बनना है 64 बीपीएससी में। आइए देखें अगला सवाल। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया था भारत में पहली बार? एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, बार बार सवाल यहाँ से बनता ही है। साइमन कमीशन के आने के बाद ही लाला लाजपत राय की लाठी से लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी सैंडर्स के द्वारा। उसके बाद ये है भगत सिंह अपना रुद्र रूप धारण किए थे। ये जो है 1928 में भारत आया था। डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में आपको दिखा दें। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। समझिएगा, इसमें कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। ये भी जरूर नोट कीजिएगा, श्वेत कमीशन किसको कहा गया? सवाल बार बार बनता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, ये डेट भी जरूर ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का क्लियर करना है तो डेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, इसलिए ध्यान रखिएगा 1928 में इंडिया आया था। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, कंठस्थ होना चाहिए आपका। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। इसलिए 1932 पूछ रहा है तो तीसरा हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये भी अच्छा सवाल है। तीनों के बारे में ये देखिए 2 बार पूछा है बीपीएससी में ही। आइए तीनों का डिटेल दिखा दें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप जरूर नोट कर लीजिएगा डेट वाइज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। बातों को समझ लीजिएगा एक बार और नोट कर लीजिएगा, सवाल बार बार बनता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी को मनाने के लिए इरविन ने बहुत मनाया, उसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे।
कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग ली है, ये बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल बार बार यहाँ से बनता है, डेट वाइज आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? देखिए सवाल बन गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भाग नहीं लिया, नहीं पे ध्यान रखिएगा। अगर भाग लिया पूछा होता तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो प्रथम में भी नहीं लिया और तृतीय में भी नहीं लिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा। ई क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, सिर्फ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है कांग्रेस, वो भी गांधी जी के रूप में, इसलिए ध्यान रखिएगा बातों को। आइए देखें अगला सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। गांधी जी उठकर आ गए थे, उनकी बात नहीं मान पाए, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। पूरी बातों को समझ लीजिएगा एक बार, इसलिए गलती नहीं होगा ताकि आपका। आइए देखें अगला सवाल, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? जिनको पता होगा गोलमेज सम्मेलन में गए थे वो गलती कभी नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका गलती नहीं होगा एग्जाम में। 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो लंदन से ही खाली हाथ लौटे थे, क्योंकि उनकी बात को नहीं मान पाए, इसलिए ये आंसर जो है लंदन। इजी सवाल है, लेकिन समझने वालों के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनका रिजल्ट भी क्लियर होगा। आइए देखें अगला सवाल, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 पूछ रहा है, कौन सा समझौता हुआ था? गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मनाया गया। वायसराय उस समय कौन थे? इरविन थे भारत के। इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। सारी बातों को गांधी जी ने अपनी बातें मनवाई, तब जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, इसलिए ये जो है इरविन गांधी समझौता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। डेट जरूर ध्यान रखा कीजिए। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए दिखाएं और कौन लोग थे, नाम जरूर ध्यान रखा कीजिएगा दोनों का। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। सवाल में अगर दोनों हो तो ई ऑप्शन पे जाएगा, इसलिए दोनों का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसलिए समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं जरूर कर लें। आइए देखें अगला सवाल, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किनके लिए बनाया गया?
रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री इंग्लैंड के थे उस समय। ये जो है अछूतों के लिए बनाया गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी की मांगे थी, इसलिए आइए डिटेल में दिखा दें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। यही जो है गांधी जी को मंजूर नहीं था, पृथक निर्वाचन मंडल, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा और पूना पैक्ट जो है गांधी जी द्वारा हुआ था, इसमें कितनी सीटें दलितों के लिए दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड में 71 तथा गांधी जी द्वारा 147 सीटें दी गई, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। गांधी जी ने कहा 147 कर देते हैं, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। बातों को समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? सवाल हर तरह के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत बार देखे होंगे आप लोग भी, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके कहने वाले अध्यक्ष पताका उठाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाहौर अधिवेशन में। आइए डिटेल में दिखा दें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। वह जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। पूरी बातों को एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ से सवाल घुमा फिरा कर पूछता ही रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लाहौर में रावी नदी के तट पर, यह भी ध्यान रखिएगा, और लाहौर अधिवेशन ये तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। ये देखें अगला सवाल। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक जो है अपने जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, से ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की भी यात्रा की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कौन उठाए थे 1921 में? सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज तो 1929 में हुआ था, उसके पहले ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी 1921 में ही। किसने उठाई थी मांग? ये उठाने वाले मौलाना हसरत मोहानी थे, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मौलाना हसरत मोहानी जी, इसलिए आंसर जो है डी होगा, 1921 में ही। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल 65 बीपीएससी का है, और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि कुछ लोग डांडी बता रहे थे, कुछ लोग साबरमती बता रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा।
अंततः बीपीएससी का जो फाइनल आंसर किया आया उसमें डांडी बताया गया, क्योंकि डांडी में ही नमक कानून तोड़कर वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। पूरी बातों को समझने के लिए पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। बार बार सवाल बनता है, इसलिए पूरी बातों को आराम से नोट कीजिएगा। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया। डांडी में किया गया नमक कानून तोड़कर। इसलिए बातों को ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। डांडी में पहुंचकर डांडी की यात्रा किए थे। नमक कानून तोड़ने के लिए वो साबरमती से चले थे, लेकिन नमक कानून को तोड़ा डांडी में और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। इसलिए आंसर जो है डांडी गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल में कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखें अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का नाम सुने होंगे। चौकीदारी कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, इसलिए आंसर जो है चौकीदारी कर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदार कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल भी रहा। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बना है, हर तरह के होने वाले बिहार में एग्जाम में ये बनता ही ये सवाल। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, अच्छा लगे तो भी बताइए, ख़राब लगे तो भी बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।